नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। मंडलायुक्त विवेक की अध्यक्षता में बुधवार की शाम मंडलायुक्त सभागार में पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह की उपस्थिति में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में जनपद आजमगढ़ में 17.59% वृद्धि पर गहन असंतोष व्यक्त किया गया और मंडल में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्यवाही के लिए लोक निर्माण विभाग तथा NHAI के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। आयुक्त महोदय ने ब्लैक स्पॉट के सर्वे हेतु लोक निर्माण विभाग, NHAI, पुलिस तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों की प्रत्येक जिले में टीमें गठित करते हुए RTO को समन्वय करने के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन तथा पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु किए गए चालानों पर संतोष व्यक्त करते हुए हेलमेट तथा सीट बेल्ट के अधिकाधिक चालान हेतु निर्देश दिया गया। उन्होंने स्कूली वाहनों के विशेष चेकिंग के निर्देश दिए और मानक के अनुरूप न पाए जाने पर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा हिट एंड रन और राहवीर योजना का विशेष प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने मुख्य मार्गों को लिंक करने वाली ग्रामीण सड़कों पर स्पीड ब्रेकर, ब्लिंकर और साइनेज लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्रा, जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक मऊ ईला मारन, पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, RTO, ARTO, लोक निर्माण विभाग, NHAI और शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सम्मिलित रहे। बारिश की जगह मायूसी के बादल जनपद पर छा गए हैं। आसमान में बारिश के बादलों को देखते देखते किसानों की आंखें थक गई है। किसान बेबस होकर बारिश की राह देख रहे हैं। रोज बादल आते हैं, बिना बारिश के निकल जाते हैं। बारिश न होने के कारण किसानों के चेहरों पर मायूसी देखी जा रही है। समय से बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। चारों तरफ खेतों में सूखे की स्थिति है। बारिश के न होने से इस बार किसानों के बड़े हानि की संभावना जताई जा रही है। बरसात न होने के कारण धान की पौध की रोपाई भी देरी से हो रही है, जबकि धान के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। किसानों का कहना है कि महंगे खाद, दवा, मजदूरी व ट्रैक्टर की जुताई का कर्ज किसानों के कंधों से अभी उतरा भी नहीं था कि फिर महंगे डीजल से फसलों को पानी देने के लिए किसान विवश है। ऊपर से बिजली न मिलने से भी सिंचाई का कार्य नहीं हो पा रहा। हालात यह है कि खेतों में दरार पड़ चुकी है। जो कुछ हो रहा है वह जंगली जानवर चर जा रहे हैं। बावजूद इसके किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, भगवान भी नहीं। पानी न बरसने से धान की नर्सरी पर असर पड़ रहा है तथा हर 2-3 दिन में पौध में पानी देना पड़ रहा है। इससे लागत भी बढ़ रही है। किसान हर तरफ से मार खा रहा है। गर्मी पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, खेती का बहुत नुकसान हो रहा है। आप देख लीजिए खेतों में जो है इतनी दरारें पड़ गई हैं, तो धान की पैदावार कैसे होगी। किसान परेशान बहुत ज़्यादा है। बिजली की भी कटौती हो रही है, जिससे और समस्या बढ़ गई है। क्या किसान 80% भगवान भरोसा करता है पानी की? सारी खेती हमारी जो है आज भी जो है बारिश के ऊपर ही डिपेंड है। अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा और कोई व्यवस्था है ही नहीं। हम लोग जो है ट्यूबवेल से पानी भरते हैं, चाहे जिससे भी करते हैं। इससे जो है
पूरे भरपाई हो नहीं पाती है, इसलिए खेती अगर बारिश नहीं होगी तो नुकसान हो जाती है। तो से पानी भरने के बाद गर्मी धूप तेज है, इस वजह से पानी सूख जाता है। अगर बारिश नहीं हो रही है और मौसम बहुत गर्म हो रहा है तो जो हम लोग भरते हैं, सुबह को पानी भरते हैं, शाम तक सूख जाता है। क्या चाहते हैं अपने लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो है बारिश अगर लगातार होती रहे तो ये समस्या का समाधान अच्छा होगा, किसानों की खेती, हम लोगों की खेती जो अच्छी होगी। आज भी किसान जो है 80% 85% मान कर चलिए कि बारिश के ऊपर ही डिपेंड है, उसी से किसानों की खेती अच्छी होती है। अन्यथा अगर बारिश नहीं होती है तो किसान का तो नुकसान भी होता है और किसान कर्जे से डूबने लगता है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम उमेश है, मैं अतरौलिया विधानसभा कोइलसा ब्लॉक के तोनारी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, इसमें खेती गृहस्थी क्या स्थिति, क्या कहना चाहेंगे? खेती तो हम लोग ट्यूबवेल चला करके किसी तरह से धान की रोपाई किए हैं। बारिश तो हो ही नहीं रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बार बार पानी भी चलाना पड़ रहा है और खेतों में बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो धान की फसल खराब हो जाएगी। तो कितना % आप लोग भगवान ऊपर डिपेंड रहते हैं? डिपेंड तो अगर मौसम साथ देता है तो उसी के अनुसार खेती भी हो जाती है। अगर मानसून है बारिश का और धान की फसल बारिश के पानी से ज़्यादा अच्छी होती है, कितनों हम पानी चलाएंगे अगर मानसून का वो प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फसल नुकसान हो जाएगी। तो इसी कारण हम लोग तो ज़्यादातर से उस पर भी निर्भर है। और नहरों में जो पानी आता है वो नहर से भी कुछ लोग खेती का अपना वो करते हैं, तो नहरों में भी पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण उससे भी धान की फसल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें धूप गर्मी की स्थिति है? गर्मी तो बहुत है, बहुत लोग तो रोपाई भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं सुविधाएं उस तरह से नहीं हो पा रही है। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि धान की फसल तो रोपने के लिए रोप दी गई है, लेकिन उसको जब तक मानसून का और सही बिजली नहीं मिल पाएगी तो फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसान बहुत परेशान है, क्योंकि सही समय से बिजली नहीं आ पा रही है। रात में बिजली आ रही है, जिसके कारण किसान खेतों में जा रहा है तो सांप वगैरह से भी डर बनी रह रही है, तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। इस बार की खेती बहुत कठिन, धान की बहुत कठिन है। इस बार तो बहुत गर्मी है, बहुत पानी का हुआ नहीं आजमगढ़ में, तो बिल्कुल भी नहीं, समझ लीजिए ना के बराबर है पानी। सावन का मौसम लोग कहते हैं इस मौसम में बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें तो एकदम बारिश नहीं हो रही है। आप बस यही चाहेंगे भगवान बारिश होगी तो ही जा कर के मौसम भी ठंडा होगा और जो खेतों में भी फायदे का वो रहेगा। बारिश का तो बहुत ही ज़रूरत है। वहीं जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह ने कहा कि किसान धैर्य बनाए रखें। मौसम विभाग से सूचना मिली है कि वर्षा अच्छी होगी। किसान ट्यूबवेल और नहरों से सिंचाई जारी रखें। उन्होंने बताया कि जनपद में 75% रोपाई हो चुकी है। मानसून के सामान्य रहने के आसार हैं। महीने में 23 जुलाई तक लगभग 71.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है और जनपद में रोपाई लगातार चल रही है। किसानों के द्वारा रोपाई की जा रही है और हमारे क्षेत्र भ्रमण के दौरान ये पाया गया कि लगभग 75 से 80% तक किसानों ने कर लिया है। एक औसत जिले का जो रोपाई का है लगभग 75% रोपाई हो चुकी है। हाँ, लगातार 2-3 दिन से ये वर्षा नहीं हो रही, जिस कारण थोड़ा सा किसानों को समस्या होगी, लेकिन किसान भाइयों से अनुरोध है कि ट्यूबवेल से, नहर से जैसे भी पानी की व्यवस्था हो सके थोड़ा सा सिंचाई जारी रखेंगे, जिससे कि फसल में ज़्यादा नुकसान ना हो। किसान होने से 80% किसान बारिश के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो बारिश नहीं हो रही थी उससे खेती सूख रही है। पानी सुबह चला रहे हैं, शाम को दोपहर में पानी गायब जा रहा है इससे। हाँ, थोड़ा सा तापमान तो बढ़ा है जिससे दिक्कत आ रही है, लेकिन किसान भाइयों से अपील है कि अपनी फसल को थोड़ा सा नमी बनाए रखें और जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, वर्षा होगी और अच्छी वर्षा होगी, सामान्य मानसून रहने के पूरे आसार हैं। वर्षा नहीं होती तो कितना नुकसान हो सकता है किसानों को? वो वर्षा पर डिपेंड करेगा। अगर लगातार ड्राई स्पेल रहेगा तो हाँ नुकसान होता है, लेकिन फिलहाल अभी मौसम विभाग की जानकारी है कि वर्षा होगी और सामान्य मानसून रहेगा। तो कभी कितने % किसान की रोपाई हो चुकी है? अपने जनपद में आजमगढ़ में औसत जो रोपाई का है वो लगभग 75 से 80% के बीच में है। अगर किसी जो हमारा जो लो लैंड एरिया है, सगड़ी साइड का एरिया है, लगभग रोपाई पूरी हो चुकी है। अपलैंड एरिया जो हमारा फूलपुर, लालगंज और मेहनगर साइड का है, थोड़ा सा अभी देर है रोपाई करने में, लेकिन हाँ जिस तरह से मानसून सामान्य रहने के आसार है, रोपाई हमारी पूरी हो जाएगी। मंडलायुक्त विवेक ने बुधवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में मंडल के जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं, राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों तथा स्थानीय निकायों में संचालित कार्यक्रमों की अलग अलग समीक्षा किया।
उन्होंने 1 करोड़ एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं का कार्य धनाभाव के कारण बाधित है, उसके लिए बजट आवंटन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार की जाए। मंडलायुक्त विवेक ने कार्यदायी संस्थावार परियोजनाओं की समीक्षा में पाया कि कई परियोजनाएं पूर्ण है, परंतु विद्युतीकरण के अभाव में हैंडओवर की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस पर उन्होंने मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि तत्काल इस ओर ध्यान देकर विद्युतीकरण कराया जाए। उन्होंने भौतिक प्रगति शून्य दर्शाई गई परियोजनाओं की समीक्षा में पाया कि कार्यदायी संस्था उप्र जल निगम ग्रामीण के स्तर पर 65 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें धनराशि प्राप्त है और कार्य भी कराए गए हैं, परंतु बजट आवंटन एवं भौतिक प्रगति शून्य दिखाई है, जिससे मंडल एवं जनपद की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता उप्र जल निगम ग्रामीण द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया तथा कार्यदायी संस्था के अधीक्षण अभियंता की घोर लापरवाही मानते हुए उनका वेतन बाधित करने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार 90% से अधिक भौतिक प्रगति से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा में उप्र राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों में जनपद बलिया में कार्यों की खराब स्थिति मिलने पर उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी बलिया को निर्देश दिया कि पर्यटन विभाग के कार्यों को देख ले तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी बलिया के स्तर शासन को पत्र प्रेषित कराया जाए। मंडलायुक्त विवेक ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा में पाया कि मंडल के तीनों जनपदों में कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें स्वीकृत बजट के सापेक्ष काफी कम धनराशि प्राप्त हुई है। इसके बावजूद भौतिक प्रगति काफी अधिक अंकित कराई गई है। मंडलायुक्त ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज मंडल बलिया द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा नहीं की जा रही है तथा पोर्टल पर अपडेट भी नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने इस लापरवाही पर अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज मंडल को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन द्वारा मार्टिनगंज तहसील के अनावासीय भवन के निर्माण की गुणवत्ता आदि की खराब स्थिति के संबंध में तथा उक्त भवन के अभी तक हैंडओवर नहीं होने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मंडलायुक्त ने भवन निर्माण की गुणवत्ता की जांच टीएसी के माध्यम से कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौके पर जाकर अपनी अपनी परियोजनाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा कार्यों को मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच करें तथा शौचालयों से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। जीएसटी विभाग द्वारा प्रदेश में धारा 79 के अंतर्गत की जा रही वसूली व सर्वे छापे के नाम पर व्यापारियों के किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। व्यापारियों का कहना था कि उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग द्वारा विगत कुछ माह से व्यापारियों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाते हुए उनके बैंक खातों को सीज किया जा रहा है तथा खातों से धन निकासी भी की जा रही है। जीएसटी में ईमेल द्वारा नोटिस दी जाती है जिससे व्यापारी उनको देख नहीं पाते हैं और व्यापारियों के खाते सीज किए जा रहे हैं व खातों से रकम निकाली जा रही है। ईमेल देख न पाने के कारण व्यापारी ग्रेड 1 अधिकारी के यहाँ अपील भी नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही घोषणा के बावजूद ट्रिब्यूनल न होने के कारण दूसरी अपील भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल में झांसी के राज्य कर विभाग द्वारा 5,000 रुपए की वसूली में व्यापारी की बाइक को जब्त किया गया है एवं एक दूसरे मामले में 10,000 रुपए की वसूली में सोफा सेट जब्त किया गया है, जो कि पूर्णतः अनुचित एवं व्यापारी सम्मान के विरुद्ध है। यह एक अशोभनीय घटना है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सर्वे के नाम पर व्यापारियों का जीएसटी अधिकारी अनैतिक रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं।
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हाल ही में एटा जनपद के जलेसर, जो कि घुंघरू व घंटा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह उद्योग एक कुटीर उद्योग है, वहां से संगठन को अधिकारियों द्वारा जांच एवं सर्वे के नाम पर घर घर जाकर अनैतिक उत्पीड़न किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार सचल दल विभाग द्वारा छोटी छोटी मानवीय मूलवश वे बिल सहित सभी परिपत्र होने के बावजूद गाड़ियों में पेनाल्टी लगाकर जुर्माना जमा कराया जाता है और अपील द्वारा रिफंड किए जाने की बात की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और सरकार की छवि धूमिल होती है। उन्होंने ज्ञापन के जरिए जीएसटी अधिकारियों पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए अपील करने का मौका दिए जाने की मांग की। हम लोग जीएसटी के विरोध में दे रहे हैं। अभी कुछ घटनाएं प्रदेश स्तर पर हुई है जिससे व्यापारी बहुत ही दुखित है। झांसी की घटना थी, नोटिस दिया उन्होंने और एक व्यापारी के यहाँ 5,000 की नोटिस दिया। अभी वो कोई कार्रवाई करता, उसके पहले ही उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। एक व्यापारी के यहाँ कुछ बाकी था 5,000-7,000 रुपये, उनका पुराना सोफ़ा सेट ले लिया गया। और इस तरह से कई घटनाएं घटी हैं जो मतलब अलग अलग कहना थोड़ा मुश्किल है। और एक नोटिस दे रहे हैं, उस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। परसों दैनिक जागरण में भी इसका खंडन उन्होंने किया था कि अगर कोई नोटिस गया है तो उसको आप इग्नोर करें। एक तरफ कहेंगे इग्नोर करें और एक तरफ नोटिस दे के व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। ये अधिकारियों का है व्यापारी, एक मिनट, व्यापारी जो है, व्यापारी को लोग समझते हैं कि सबसे कमज़ोर है। अब व्यापारी समाज की ऋण है। अगर व्यापारी उद्गार पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये पूरा समाज जानता है। आप लोग व्यापारी में कोई पीछे नहीं, हमारा व्यापारी बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है और सब दे रहा है, ले रहा ही कर रहा है। हम लोग चाहते ये हैं कि इस पर ये अंकुश लगाया जाए व्यापारी जीएसटी अधिकारियों पर कि वो नियमानुसार कार्य करें, लेकिन व्यापारी को तंग न करें, परेशान न करें। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप नोटिस भेज दे रहे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं करने दे रहे हैं। कुछ ऐसे नोटिस आ रहे हैं जिसमें कि आप जो है ग्रेड 1 के अफसर को आप अपील तक नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें अपील करने का भी मौका दें। कोई ज़रूरी थोड़ा कि व्यापारी गलत हो, अधिकारी भी तो मनमानी देखने को मिल रही है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अब इसके जिम्मेदार तो नौकरशाही को माना जाए और कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का काम किया। हाँ बिल्कुल, सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। सरकार जो है बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है, चाहे देश में मोदी जी हो, चाहे प्रदेश में योगी जी हो, ये सारा समाज जान रहा है। ये विरोधी दल के कुछ नेता जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई न कोई मैटर लाते हैं और उद्गार करते हैं और व्यवधान पैदा करते हैं, जिससे जो समाज में लोग जो है परेशान होते हैं। तो सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।